अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। कैसी हैं आप? ठीक है? आप सबको कहेंगे खुशामदीद। में ठीक हूँ, आप ठीक है? ठीक ठाक। जुम्मा मुबारक आपने नहीं कहा। हाँ, मैं कहने ही वाली थी बट अचानक आपने अच्छा, मुझसे कितनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने? एक बार शायद। माशाल्लाह जी, मैंने माशाल्लाह, सुबह बड़ी पढ़ा अच्छी बस। बात है। ख़वातीन हज़रात, सोशल स्टोरीज़ की जानिब बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। खबर है जो कि आपको देनी है। कल हुआ ये कि स्काई स्पोर्ट्स जो कि एक मारूफ चैनल है यूके का, जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला, उसने दिखाया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, बानी पीटीआई के बच्चों का इंटरव्यू। हुआ ये कि जब वो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चला, ये लंच के दौरान हुआ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्काई के खिलाफ कंप्लेन की और उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू बंद किया जाए इससे पहले कि हमारी टीम फिर होगा ये कि हमारी टीम लंच के बाद बाहर खेलने नहीं जाएगी। खैर करते करते वो कहीं ना कहीं कंक्लूड भी हो गया और वो 18 मिनट ऑन एयर भी रहा। माइक अथरटन ने वो इंटरव्यू लिया, उसमें इमरान खान के साथ जितनी भी यादें थी उनके बच्चों की, उसके ऊपर बात हुई, फिर उनको किस तरह से डिटेन किया गया उसके ऊपर बात हुई। लेकिन ये मामला हाईलाइट इस वजह से हुआ कि पीसीबी ने कंप्लेंट की स्काई के खिलाफ। अब देखिए कि पीसीबी ने जब कंप्लेंट की स्काई के खिलाफ तो उसके बाद ये मामला हाईलाइट हुआ और उसके बाद पीसीबी की ये हमाकत ही मैं समझता हूँ कि आपने अगर कंप्लेंट कर भी ली थी तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि आप इसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करते और कहते जी कि प्लेयर बाहर नहीं जाएंगे, प्लेयर फील्ड नहीं लेंगे। मतलब ठीक है, आपने कंप्लेन कर दी, आपके पास अच्छा पीसीबी के पास लिवरेज भी बड़ा होता है कि आप अगर प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे या वो टेस्ट मैच कैंसिल हो जाएगा तो इसमें अरबों रुपए का नुकसान तो होता है ब्रॉडकास्टर्स को। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को भी ये समझना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी समझना चाहिए कि अगर उन्होंने एयर कर लिया तो ये कोई पाकिस्तानी चैनल्स तो है नहीं, ये ब्रिटिश चैनल है, बीबीसी है या फिर CNN है या फिर स्काई है। हर बंदे को आप नहीं रोक सकते, कहीं ना कहीं पे आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी और ये बर्दाश्त भी कर सकते थे आप, क्योंकि वो क्रिकेट रिलेटेड चैनल था, वो अपने एक साबिक क्रिकेटर की बात कर रहे थे। सो आपको उसको इस एंगल में लेना चाहिए था, इस एंगल में नहीं लेना चाहिए था कि जिस तरह से आपने यहाँ पे पाबंदियां लगाई हैं वहाँ पे भी लगा दें, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई इस पाबंदी के साथ तो नहीं चल सकता। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पिम्स के वाक़े से रिलेटेड कुछ मज़ीद तहकीकात हुई हैं और मज़ीद पेशरफ्त भी हुई है, वो भी आपको बतानी है। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अब बाकायदा तौर पर पिम्स की अगर मैं बात करूँ तो आतिशज़दगी के अलमनाक वाक़े में जाँबहक होने वाले नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपए माली मुआवजे का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। माली मुआवनत कीमती इंसानी जानों का नैमुल बदल नहीं होता, ताहम हुकूमत की जानिब से ये इकदाम गमज़दा ख़ानदानों की मुश्किलात कम करने और उनके दुख में कुछ आपके कहें कि मदावा करने की कोशिश है और हुकूमत यकीन दहानी करा रही है कि मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम की जाएगी। चलें जी, ये हमारी गवर्नमेंट अरसा दराज से करती आई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक है 50 लाख रुपए आप उनको दे रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं उनके मदावा हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन जो तहकीकात हैं काइंडली उनको कंप्लीट कीजिए। उनको 5 दिन का आपने वक्त अगर लिया है तो उस 5 दिन के बाद आप जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको मुअत्तल नहीं कीजिए, उनको निशान इबरत बनाइए। क्योंकि अभी भी अगर आप पिम्स में देखेंगे तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में आपका अमला है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें नर्सेज हैं, जिसमें आपके सिक्योरिटी के जितने भी पर्सनल्स हैं। सो उन सब के लिए फिर ये एक प्रेसिडेंट हो जाएगा और आइंदा जितने भी लोग हैं वो अपना काम करेंगे। सो आपने ये तहकीकात ज़रूर करवानी है, ये नहीं कि इस 50 लाख के पीछे आपने छुप जाना है। हमने अक्सर देखा है कि गवर्नमेंट 50 लाख 25 लाख करोड़ रुपए का इनाम कंपनसेशन का ऐलान करती है, उसके बाद होता ये है कि वो जो इंक्वायरी है कहीं ना कहीं वो दब के रह जाती है। सो इस दफ़ा हम देखते हैं कि इंक्वायरी दबेगी या नहीं दबेगी और सामने आएगी या नहीं आएगी। अगर ये आएगी सामने तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद पिम्स में इतने बड़े वाक़यात आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये दब गई तो ये पिम्स में रूटीन में वाक़यात होते रहेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पेशावर बोर्ड में हर साल आग लगती है और वहाँ पे कोई तहकीकात नहीं होती। पिम्स की बात करें ना तो पिम्स में ही कुछ डेज पहले का वाक़या, इस वाक़े से पहले भी एक वाक़या हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाक़े का इंतज़ार करते हैं। बेसिकली मसला ये है, तो हमने अब अगले वाक़े का इंतज़ार नहीं करना बल्कि इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात करनी है और जस्टिफाई करना है हर चीज़ को। जितनी भी सवालात जन्म ले रहे हैं हर उस सवाल का आपने जवाब देना है जो आपने इंक्वायरी बिठाई है उस पर। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको एक ख़बर देते हैं। वैसे इस तरह की खबर देने का दिल तो नहीं करता, गवर्नमेंट इतने शाहाना अंदाज में ये काम करती है कि लेकिन फिर भी हमारा काम है बताना। गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में पूरे 50 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है
और नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 19 पैसे, पूरे 19 पैसे, मतलब कि 100 में से आप अगर एक भी 79 ऊपर नीचे निकाल नहीं देंगे है। तो पीछे 19 पैसे रह जाएंगे, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक इस सिर्फ एक दिन के लिए 28 अगस्त के लिए हुआ है। सो आप देखते हैं कि 50 पैसे और 19 पैसे के इस कमी को हम किस तरह से एंजॉय करेंगे, आवाम किस तरह से एंजॉय करेगी। दैट इज कभी वेरी 75 बिग पैसे क्वेश्चन। होते हैं, कभी 19 पैसे होते Enjoy हैं। करें ना। एंजॉय करें। अब 50 पैसे का को। मतलब ये है कि 10 लीटर अगर आप डलवाएंगे तो आपको उसमें 5 आई थिंक इतना ही बनता है। ढाई रुपए इतना ढाई ही रुपए का फर्क है। आप अगर 20 लीटर डलवाएंगे तो आपको पूरे 5 रुपए का फर्क है। अगर आप 40 लीटर डलवाएंगे तो 10 रुपए आपके बचेंगे। 10 रुपए आपको बचेंगे। अच्छा, इसके ऊपर फिर तबसरा करेंगे तो शायद मैं आपको बुरी लगूंगी। इस पर मजीद बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम पेट्रोल और डीजल की बात तो करते हैं, लेकिन एक और झटका जो अवाम ने अब देना है, जो गवर्नमेंट ने देना है अवाम को, वो ये है कि बिजली अब मजीद महंगी होने जा रही है। बिजली एक माह के लिए मजीद महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे बिजली सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ने का खदशा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, जिसे हम CPPA कहते हैं, नेपरा से बिजली 2.52 रुपए की फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। जुलाई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली की फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत होगी और दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जुलाई में डीजल से बिजली की ये पैदावार 50 रुपए फी यूनिट, जबकि दरामदी कोयले से तैयार करदा बिजली की पैदावारी लागत 54 रुपए 47 पैसे फी यूनिट रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी सुन लीजिए, इसी तरह से दरामदी LNG से बिजली की जो पैदावारी लागत है वो 47 रुपए 37 पैसे फी यूनिट रही है। और नेपरा तमाम फिगर्स का जायजा और समात मुकम्मल होने के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे या फैसले के हवाले से अपना हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। 3 हफ्ते पहले भी नेपरा ने जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली के नर्ख में 75 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी, जो हमने आपको बताया भी था। और नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा और इजाफी रकम सार्फिन से अगस्त के बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। और नेपरा के मुताबिक जून 2026 के असल फ्यूल चार्जेस 4,641 रुपए फी यूनिट, जबकि रेफरेंस फ्यूल चार्जेस भी इसी तरह से 7,138 रुपए फी यूनिट थे, जिसके बायस फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा हुआ है। और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में 1 रुपए 20 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी। ये मैं आपको पहले की बात बता रही हूँ। फिर नेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था, जिसके बाद डेटा की जांच पड़ताल मुकम्मल करके नोटिफिकेशन जारी किया गया था। गजल की खबर के बाद मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी तरह से हम उनकी बिजली भी यूज़ ना करें और हम उनका पेट्रोल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इस हमने पिछले कुछ 10 साल में देखा है कि बहुत 50,000 मेगावाट तो अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि उसके सोलर पैनल्स हमारे पास मौजूद हैं और वो भी सिर्फ 8 से 9,000 डॉक्यूमेंटेड हैं। बाकी कहाँ पे हैं? ठीक है, 20,000 वेयर हाउस में हो गए, बाकी 20,000 मेगावाट कहाँ पे है? अब लोगों ने ना गवर्नमेंट से जान छुड़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। लोग सोलर लगवाते हैं और वो भी इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ग्रीन मीटर तो इन्होंने पहले ही बंद कर दिया था, तो अब लोग ये करते हैं कि सोलर लगवाते हैं। जिसके पास कोई इस्तात बहुत कम है तो वो करता है इस तरह के हल्का सा सोलर लगवा लिया, सुबह 7 से लेके शाम 7 तक वो गवर्नमेंट से डिस्कनेक्ट हो गया। अगले जो 12 घंटे हैं वो गवर्नमेंट से बिजली ले रहे थे। जिनके पास थोड़ी सी इस्तात ज़्यादा है वो ये करते हैं कि उन्होंने साथ उसी सोलर सिस्टम के बैटरीज लगा ली हैं और वो बैटरीज उनको बैकअप देती हैं और वो आराम सुकून से 11-12 बजे तक तो अपने AC भी चलाते हैं और 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक वो ये करते हैं कि चलो ठीक है, अब हमने AC बंद कर देना है और अब हम सिर्फ पंखों पे गुजारा करेंगे और 7 बजे उनके AC वापस ऑन हो जाते हैं, उनकी अप्लाइंसेस वापस ऑन हो जाती हैं। सो ये गवर्नमेंट किसी तरह से चाहती है कि बिजली के ऊपर से इनका हमारा जो इन्हिसार है ना इस गवर्नमेंट पे वो खत्म हो जाए। और उसके साथ साथ आप देखिए कि जब आपने सोलर लगाया हुआ है, किसी छोटे घर वाले ने सोलर लगाया तो वो करेगा ये कि जो आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं ना वो कहेगा छोड़िए, 40,000 या 50,000 का मोटरसाइकिल लेने से बेहतर है मैं स्कूटी ले लूँ और स्कूटी को अपने ही सोलर से चार्ज कर लूँ। और इसी तरह से जिसने बड़ा सोलर सिस्टम लगाया होगा वो कहेगा एक ही दफा जमा पूंजी करके मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूँ ताकि ये पेट्रोल से भी जान छूट जाए और ये बिजली के बिल से भी जान छूट जाए। सो गवर्नमेंट जिस तरफ जा रही है, अवाम यहाँ पे जुगाड़ निकालते हैं। मुझे याद है जब पेट्रोल पहली दफ़ा महंगा हुआ आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, लोगों ने गैस स्टेशन पे जो है ना लाइनें देखी क्योंकि लोगों ने गैस लगाना स्टार्ट कर दी थी। इसी तरह से जब बिजली महंगी हुई लोगों ने सोलर लगवाना स्टार्ट कर दिए, बिजली गायब होना स्टार्ट हुई लोगों ने UPS लगाना स्टार्ट कर दिया। सो पाकिस्तानी अवाम कहीं ना कहीं से जुगाड़ ढूंढ लेती है। सो आपसे गुजारिश ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को सस्ता कीजिए, इससे पहले कि सारी अवाम ये सोच ले कि हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको पीटीए की जानिब से एक अच्छा इकदाम है जो कि आज की सोशल स्टोरीज में मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर आपको मैं सुनाने लगा हूं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने प्रीपेड सिम्स इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को बड़ी सहूलत देते हुए मोबाइल बैलेंस की कम अज़ कम मियाद 180 दिन मुकर्रर कर दी है। पीटीए की जानिब से प्रीपेड मोबाइल बैलेंस की 180 रोज़ की मुद्दत की मियाद का आगाज़ 1 अक्टूबर से होगा। एलामिया के मुताबिक बैलेंस की मियाद खत्म होने के बाद रिचार्ज पर खत्म शुदा बैलेंस खुदकार तौर पर बहाल होगा। सिम काबिल इस्तेमाल रहने की सूरत में रिचार्ज पर खत्म शुदा बैलेंस सारिफ को वापस मिल जाएगा। पीटीए ने सारिफिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुनसिफाना कारोबारी माहौल के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अगर बात की जाए तो प्रीपेड सारिफिन को मोबाइल कंपनीज़ की जानिब से सिर्फ 30 दिन की मोहलत दी जाती थी, यानी कि एक कार्ड या फिर पैकेज जो 20 तारीख को करवाया जाएगा वो अगले माह की 19 तारीख को ख़त्म हो जाता था। ताहम अब इसके लिए 180 दिन की मियाद होगी, यानी इस दौरानिए में अगर सारिफ ने सिम चार्ज की तो पुराना बैलेंस में चीज़ें बहाल हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। अब तो बस बैलेंस ही बैलेंस आप एंजॉय करेंगे और एक दफ़ा कॉल से करवाएंगे, कॉल। 180 दिन इस्तेमाल करें, फिर 180 दिन बाद करें। हाँ 180 दिन बाद कराएं तो ये अच्छी खबर है, आपने सही कहा था और सबने इसको एंजॉय भी किया होगा। और 1 अक्टूबर में अब कुछ ही दिन बाकी हैं तो नहीं अभी 1 मंथ है और उसके बाद फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में शानदार संगे मील अबूर करते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 900 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले सेशन में मोहम्मद अब्बास ने बेन डकेट और एमोगी को पवेलियन भेजकर ये एजाज हासिल किया। उन्होंने 17 रन बनाने वाले बेन डकेट को आउट करके अपनी 900वीं फर्स्ट क्लास विकेट मुकम्मल की। इसी तरह से मोहम्मद अब्बास ने ये संगे मील अपने 222वें फर्स्ट क्लास मैच में हासिल किया। उनके फर्स्ट क्लास करियर में 20.43 की औसत, 57 मरतबा 5 विकेटें और 15 मरतबा मैच में 10 विकेटें हासिल करने का कारनामा शामिल है। और इस कारनामे के बाद अब्बास 21वीं सदी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गए हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की जेम्स एंडरसन की तो वो 1157 विकेटों के साथ सरफहरिस्त हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के साइमन बार्मर 1056, श्रीलंका के मलंडा पुष्पा कुमारा वो 1010 और इंग्लैंड के टिम 959 विकेटों के साथ बिलतरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। बिल्कुल ऐसे ही ख़वातीन वज़ात। और ये जो कल का मैच है उसके हवाले से मैं भी आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। अभी अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड 248 रन्स पे उसके 9 खिलाड़ी वो पाकिस्तान की टीम घर भेज चुकी है। लेकिन जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे याद है कि उनके 33 पे 4 आउट थे, इसी तरह से 3 आउट थे, इसी तरह से 60 पे मैं वापस आया। मैंने क्योंकि टेस्ट मैच में आप कहीं ना कहीं उठते हैं, चले जाते हैं, वापस आते हैं, तो 60 पे 4 आउट थे। उसके बाद एक पार्टनरशिप भी हुई, पाकिस्तान ने कुछ गलतियां भी की, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए 248 रन पे 9 खिलाड़ी आउट हैं। अगर पाकिस्तान 5-10 रन पे उनका 9वां खिलाड़ी भी आउट कर देता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा सुनहरी मौका है कि वो लॉर्ड्स के मैदान में कम बैक कर सकते हैं। और लॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो ये वही मैदान है जहाँ पे 2009 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। ये वही मैदान है जहाँ पे सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। और ये वही मैदान है जिसमें तकरीबन पाकिस्तान ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 15 टेस्ट मैचेस अगर खेलें तो 15 में से 11 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 1-2 ड्रॉ हुए और 1-2 पाकिस्तान ने हारे हैं। सो ये तमाम तर रिकॉर्ड्स हैं। लॉर्ड्स के 2016-17 की बात कीजिए, वो भी पाकिस्तान अगर यहाँ पे गया तो वहाँ भी जीता था। पाकिस्तान जब भी लॉर्ड्स में गया कुछ बड़ा करके आया और इस दफ़ा बाबर आजम एंड कंपनी के पास एक बार फिर मौका है कि लॉर्ड्स में वो अपना लोहा मनवा सकते हैं और इस सीरीज़ में कम बैक कर सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। ख़वातीन नुज़ात, आगे बढ़ते हुए अब आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। अपने घरों से भागने वाले जोड़े ने कभी ये सोचा नहीं था, मगर परवाज में सवार अमले ने उनके तैयारे में शादी करवा दी। तैयारे के अंदर ही शादी हो गई। ये दिलचस्प वाकया अमेरिका में सामने आया। सारा मोंतालो और उनके फ्रेंड भागकर लॉस वेगास जा रहे थे ताकि वहां शादी कर सकें। साउथ एयरलाइन की परवाज के दौरान अमले को जोड़े के मंसूबे का इल्म हुआ तो दौरान परवाज शादी की उन्होंने तकरीब के इनेकाद का फैसला कर लिया। अगर इस के हवाले से बात की जाए तो इस जोड़े की शादी तैयारे पर मौजूद 178 मुसाफिरों के सामने हुई, जबकि पायलट ने शादी की रसूमात को मुकम्मल किया। जोड़े के उरूसी मलबूसात के लिए भी अमले ने तैयारे में मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल किया। फ़्लाइट अटेंडेंट्स ने टॉयलेट पेपर से दुल्हन का उरूसी लिबास तैयार किया, जबकि बाथरूम हाथ की अगर बात की जाए तो उसमें मौजूद गुलदस्ता जो कॉफ़ी कप है उसके लिए इस्तेमाल होने वाले स्टिक्स पर मबनी था। सारा जो हैं जिनकी शादी थी उन्होंने बताया कि किस्मत इससे ज़्यादा
हमारा साथ नहीं दे सकती थी। उन्होंने तैयारे पर मौजूद अमले का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी शादी करवाई और जिन्होंने उनकी शादी को यादगार बना दिया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये वाज़ेह तो नहीं है कि जो अमेरिकी रियासत है नोएडा उसमें इस तरह दौरान प्रवास शादी की कोई कानूनी हैसियत रखती है या नहीं, मगर ये जोड़े पहले ही लॉस वेगास में शादी की रस्मी तकरीब की मनसूबाबंदी कर चुके हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वाकई ही इससे ज़्यादा किस्मत उन पर मेहरबान नहीं हो सकती थी जिस तरह से उन्होंने बात की है। मतलब जो कुछ भी था उनके पास उन्होंने उसको यूटिलाइज करके तो उनकी खुशी जो है उनकी खुशी को दुबाला कर दिया है और ये उनको हमेशा याद रहेगा कि किस तरह से उनकी ये शादी जो है वो यादगार हो। सो जी, ये आज थी हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर बात करनी है। स्टे विद अस।